अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो है ना हमने अभी दो लॉज डिस्कस करने हैं, फ़िज़िकल लॉ और द कन्वेंशनल लॉ। ठीक है, ये दो हम लॉज डिस्कस करेंगे, इनकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और एंड पे हम इनका कंक्लूजन भी देखेंगे। एग्जांपल्स जहाँ पे ज़रूरी हुई वहाँ पे एग्जांपल्स भी इंशाल्लाह देखेंगे। बात ये है कि अगर हम इन टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस की बात करें ना, तो मैंने पास्ट पेपर्स देखे और ये पास्ट पेपर्स में काफ़ी दफ़ा पूछे जा चुके हैं। जैसे आप बात करो विद इन लास्ट 5 ईयर्स आप बात करो तो ये 2 to 3 टाइम्स पूछे गए हैं। यहीं से आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता चल रही है। लिहाजा आपने इस वीडियो को गौर से देखना है ताकि आप एंड तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हों। कहाँ पे आपने डेफिनेशन ऐड करनी है, कहाँ पे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से लिखना है, डेफिनेशन किस तरह से लिखनी है, ये सारी चीज़ें आपकी तभी क्लियर होंगी जी अगर आप वीडियो को गौर से देख रहे हैं और एंड तक देख रहे हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले फ़िज़िकल लॉ की हम सबसे पहले देखेंगे जी डेफिनेशन। ये फ़िज़िकल लॉ आर द साइंटिफिक लॉ द नेम। इसको जो है वो हम अगर बात करें फ़िज़िकल लॉ की, तो फ़िज़िकल लॉ को हम साइंटिफिक लॉ भी कहते हैं। ठीक है, फ़िज़िकल लॉज आर द लॉज ऑफ साइंस आर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिफॉर्मेलिटीज़ ऑफ नेचर, जनरल प्रिंसिपल्स। फ़िज़िकल लॉ आपके पास क्या है जी, ये जो आपकी नेचर के जनरल प्रिंसिपल्स हैं ना, जितने जनरल प्रिंसिपल मतलब अमूमी असूल, जितने असूल प्रेजेंट है, इनके अंदर जितनी यकसानियत दुनिया में प्रेजेंट है ना, फ़िज़िकल लॉ आपको उनके बारे में बताता है। फ़िज़िकल लॉ है ही वो है कि एक्सप्रेशन है, इजहार है आपके जितने जनरल प्रिंसिपल्स हैं नेचर के, उनकी यूनिफॉर्मेलिटीज़ होती है यकसानियत। लिहाजा क्या हुआ, फ़िज़िकल लॉज आर द लॉज ऑफ साइंस आर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिफॉर्मेलिटीज़। इजहार है यकसानियत का, ऑफ नेचर के जनरल प्रिंसिपल्स का। नीचे मैंने जनरल प्रिंसिपल का बताया है कि इसका उर्दू में मतलब क्या है, अमूमी असूल, यूनिफॉर्मेलिटीज़ मतलब यकसानियत। नेक्स्ट मूव करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है शोन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है शोन। इट इज़ शोन, इफ़ इट इज़ शोन टू बी ब्रोकन। अगर आप देखते हो कि कभी ये लॉ जो है वो वायलेट हुआ है, if it is shown to be broken even once, it ceases to be a law. For example, a stone thrown out by hand didn't return back to earth but went on proceeding through skies. Law of gravitation. इसमें क्या होता है कि जब आप कोई एक लॉ है, अगर आपने उसको वायलेट कर दिया है किसी तरीके से, सपोज आपने उसको वायलेट किया है और वो लॉ ख़त्म हो जाता है, कोई भी लॉ उसको आपने वायलेट किया है तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेंगे जी, आपके पास एक पत्थर है, ठीक है, उसको पूरी फोर्स के साथ आपने फेंका है जी ऊपर, और बहुत फोर्स से फेंका है कि वो जो बाउंड्री है अर्थ की, ग्रेविटेशन की जो बाउंड्री है, वो उससे बाहर निकल जाता है। अब वो वापस नहीं आएगा, वो दूसरी फोर्सेस के अंडर चला जाएगा, अब वापस नहीं आएगा। तो इससे क्या हुआ, लॉ ऑफ ग्रेविटी आपकी वायलेट हुई है ना वायलेट, तो ये लॉ फिर ख़त्म हो गया, उसने इसको वायलेट किया है और ये लॉ यहाँ पर ख़त्म हो गया। ऐसा ही है। इन केस ऑफ, अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं जी फर्दर, इन केस ऑफ सिविल लॉ और अदर लॉज टू बी ब्रोकन वंस दे विल रिमेन इंटैक्ट। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ थेफ्ट, इफ द थीफ डजंट कॉट इट डजंट मीन लॉ विल सीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर आप बात करते हो कि सिविल लॉ और जो दूसरे लॉज हैं, इनमें क्या होता है कि अगर आप इनको वायलेट कर देते हो किसी भी तरीके से, वो आपने इंटेंशनली किया अनइंटेंशनली, तो लॉ आपका वहीं का वहीं मौजूद रहेगा, लॉ ख़त्म नहीं होगा। कैसे, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं जी एक चोर की। कैसे कि एक चोर है, वो चोरी करता जा रहा है। अब हमारे लॉज हैं कि जी उस चोर को पकड़ना है, उसको सज़ा देनी है। चोर बहुत होशियार है, हाथ नहीं आया, उसको सज़ा नहीं मिल रही, तो इट डजेंट मीन, अब हम ये नहीं सोचेंगे कि ये चोर जो है इसको ये पकड़ा नहीं गया, इसको सज़ा नहीं मिली तो भाई लॉ ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं होता, लॉ वहीं का वहीं रहेगा, सिविल केस और दूसरे में। ये फ़िज़िकल लॉ में होता है कि अगर आपने उसको वायलेट कर दिया तो वो लॉ ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिविल लॉ और जो जितने बाकी दूसरे लॉज हैं ना, उनको अगर आप वायलेट कर भी दो तो वो आपके ख़त्म नहीं होंगे। आगे मूव करते हैं जी, गिवन द नेम नेचुरल लॉ और रेशनल लॉ। इसमें क्या होता है, नेचुरल लॉ आर द
rational law. The physical or the scientific law, there is belief of some people that after these law is a supreme power which has prescribed certain rules of law. इसमें ये है कि अगर आप ये जो फिज़िकल और साइंटिफिक लॉ है, फिज़िकल और साइंटिफिक लॉ को नेचुरल और रेशनल लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का यकीन है कि सारी दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं ना, इन सब के ऊपर एक सुप्रीम पावर है, अल्लाह ताला, ठीक है, जिसने इंसानों को एक सेट ऑफ रूल दिया है, भाई इस रूल्स के मुताबिक चलो, ये तो कामयाब हो, नहीं चलोगे तो कामयाब नहीं हो, सज़ा मिलेगी। इसी तरह ये उनका, इसी वजह से ये फिज़िकल और साइंटिफिक लॉ को एक नेचुरल और रेशनल लॉ भी जो है वो कहा जाता है। आगे देखिए जी, कंक्लूजन टू कंक्लूड इन मॉडर्न conception, the scholastic theory is divorced from the religious ideas. Uniformities of all behaviors of objects are given the name of physical or scientific law. अगर आप जदीद तस्वर के लिहाज से अब हमने इसको कंक्लूड किया मॉडर्न व्यू में, तो जो स्कॉलिस्टिक थ्योरी है ना, आपकी इल्मी नज़रिया, वो एक मजहबी नज़रिए से बिल्कुल डिफरेंट है। मजहबी नज़रिया और देख रहा है, साइंटिफिक व्यू आपका और देख रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्मेलिटीज़ ऑफ ऑल बिहेवियर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर गिवन द, जितनी, ये वही बात आ गई ऊपर डेफिनेशन वाली कि जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी यकसानियत को जी शो किया जा रहा है। यहाँ पे हमारा फिज़िकल और द नेचुरल लॉ जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमने पढ़ना है जी कन्वेंशनल लॉ। कन्वेंशनल लॉ देखना है। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन बेसिकली मतलब है एग्रीमेंट। Therefore, conventional law is based on an agreement between two parties. There will be no force of superior. आपके पास एक कन्वेंशन जो है वो एक एग्रीमेंट है, दो लोगों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया, पार्टीज़ हैं बैठी हैं आपस में, उनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने सोचा जी ये हमने लॉ फॉलो करना है, ओके, ये हमने सेट ऑफ रूल्स रखे हैं, ओके, अब हम दो पार्टीज़ में से कोई इसको वायलेट नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, और ये आपस में ही बातचीत होके मामला सेट हो जाते हैं और आप क्या लेते हो, बाउंड्री सेट कर लेते हो। कोई सुपीरियर पावर नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट जो है जबर का इस्तेमाल नहीं हो रहा कि फोर्स कर रहे हो कि ये आप लोगों को इम्प्लीमेंट कराना ही कराना है, ऐसा नहीं होता, ये दो पार्टीज़ के दरमियान होता है बस। नेक्स्ट अगर हम कन्वेंशनल लॉ की डेफिनेशन अगर हम देखें, एनी रूल और सिस्टम ऑफ रूल्स एग्रीड अपॉन बाय पर्सन फॉर द रेगुलेशन ऑफ देयर कंडक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। इसमें क्या हुआ है? इसमें ये हुआ है कि कोई भी आपके पास रूल या फिर सिस्टम ऑफ रूल, वही बात कि बंदे बैठे हैं आपस में, उन्होंने एक सेट बनाया है रूल्स का, उसको फॉलो करना है, सबने उस पर एग्री किया है। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में हमारे पास क्या आ रहा है? लॉ ऑफ क्रिकेट, इंटरनेशनल लॉ। यानी क्रिकेट में क्या होता है कि खुद ही सबने बैठ के किया हुआ है ना कि आपके पास ये रूल्स हैं और आपने इनको फॉलो करना है, यहाँ पे छक्का होगा, यहाँ पे चौका होगा, ऐसे होगा तो आउट होगा, ऐसे होगा तो आपका वाइट होगा, ये सारा रूल्स खुद डिसाइड किए हुए ना दो टीम्स हैं, ठीक है। अब कोई भी इसके ऊपर जबर का आला इस्तेमाल नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने कोई ऊपर से सुपीरियर पावर स्टेट आ गई है जी, तुम लोगों ने करना ही कर रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ क्या है? मुख्तलिफ कंट्रीज़ आपस में बैठी हैं और उन्होंने डिसाइड किया है, रूल्स रखे हैं और इस रूल्स के मुताबिक हम सब ने चलना है, कोई इसको वायलेट नहीं कर सकता। इसका भी यही सीन है। आगे जी लॉ की ना कुछ कैटेगरीज बताई हुई हैं। सच लॉज में बी प्लेस्ड अंडर टू कैटेगरीज, रूल्स इन्फोर्स नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, रूल रिकॉग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट। इसमें क्या है जी? दो रूल कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी ऊपर वाली है, मे बी प्लेस अंडर टू कैटेगरीज। एक ये है नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट मतलब क्या हो गया कि आपके पास दो हैं, ठीक है, आपने पार्टीज़ में बैठ के, दो पार्टीज़ हैं ए और बी, उन्होंने बैठे हैं आपस में डिसीजन किया है, उन्होंने रख लिया है और अब बना लिया। अब कोई स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा ये है कि स्टेट इन्वॉल्व होगी, जैसे आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल कंट्री होती है, स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। अगर आपके दरमियान कुछ भी डिसाइड हो रहा है वो स्टेट्स के दरमियान हो रहा है, इन्फोर्स बाय द स्टेट, वो स्टेट की तरफ से इन्फोर्स हो रही है, इसलिए ये जो है वो इसमें लिया जा सकता है। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है जी? हेंस इट इज सेड टू बी एज लॉ बिकॉज दे इंश्योर यूनिफॉर्मेलिटी ऑफ कंडक्ट। अब क्या है कि हम ये तो कन्वेंशनल लॉ सीधा सीधा है जी, हम इसको लॉ क्यों कह रहे हैं? इसको लॉ कहने का मतलब ये है कि ये आपके जितने कंडक्ट्स हैं, आप जितने काम कर रहे हो, ये ह्यूमन कंडक्ट की यूनिफॉर्मेलिटीज़ को शो कर रहा है,
ठीक है, इस वजह से हम इसको लॉ कह रहे हैं। डिस्प्लेयर ऑफ पार्टी तो फ्रेंडली, बात औक़ात ये होता है कि पार्टीज़ के दरमियान जो है वो गड़बड़ हो जाती है, अब उस गड़बड़ के नतीजे में स्टेट जो है वो मुदाखलत करती है। अब कंप्लीट हो गया जी, डेफिनेशन भी कंप्लीट होगी, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स भी कंप्लीट हो गए, आपका कंक्लूजन भी कंप्लीट हो गया। आप इस पर एक अच्छा सा शॉर्ट नोट लिख सकते हो हर बंदा। नोट्स बहुत ईजी हैं, इनको ईजीली आप याद भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी पॉइंट्स क्लियर हों जैसे आप लोगों ने अपने क्लियर किए हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।